हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंदर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में 3 क्लॉज यानी 3 वर्ग हैं। अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1A में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। देखिए, भारतीय संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट की संज्ञा दी गई, यानी इन्हें यूनियन ऑफ स्टेट कहकर संबोधित किया गया। ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, इस यूनियन का मतलब है, यहाँ पर एक विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है कि जो भारत का कोई भी राज्य है इससे अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसीलिए इससे अलग होने का भी उसको अधिकार नहीं है। 1B में कहा गया, 1B में क्या है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में शामिल होंगे। देखिए, जो संघ है एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी जो भारत है और उसके राज्य हैं, इन सबका जो वर्णन किया गया है वह पहली अनुसूची में किया गया है। इसके अलावा 1C में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अलावा अर्जित क्षेत्र है, इन सभी का जो वर्णन किया गया है वो 1C में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो इसका सही आंसर है भारत और इंडिया। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो भारतीय संविधान में जो भारत का नाम बताया गया है वह भारत और इंडिया दोनों कहा गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य की सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है, देखिए, राष्ट्रपति की। देखिए, प्रारंभ में जो अधिकार था, यानी किसी राज्य की सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन करने का जो भी प्रोसेस होता था वह संसद चाहे तो अपने साधारण बहुमत से कर सकती थी, लेकिन बाद में इसमें 5वां संविधान संशोधन किया जाता है जिसके द्वारा इसके कुछ प्रावधानों को चेंज कर दिया जाता है। और अब क्या प्रक्रिया होती है कि ऐसा जो प्रस्ताव होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जाता है। इसके बाद जो राष्ट्रपति होता है वह प्रभावित राज्य के विधानमंडलों के पास विचार करने के लिए उस प्रस्ताव को भेजता है, यानी जिस राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है उस राज्य के विधानमंडलों के पास भी यह प्रस्ताव विचार करने के लिए भेजा जाएगा। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रस्ताव को विचार करने के लिए भेजता तो है, लेकिन वह उनके विचार या खास उनकी जो रिपोर्ट होती है, उनकी जो सहमति को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यहाँ पर ना तो संसद उनके विचारों को मानने के लिए बाध्य है, ना ही राष्ट्रपति। बस यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी के लिए जो प्रस्ताव होता है राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, नए राज्य के निर्माण की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 3। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नए नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। देखिए, वो क्या कर सकती है इसके तहत, तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान में आप सभी देखेंगे तो विभिन्न जगहों का नाम जो बदला गया है वह संविधान के इसी अनुच्छेद के तहत बदला जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं नाम में परिवर्तन और नए राज्यों को सम्मिलित कौन कर सकता है। तो इसका सही आंसर है संसद। जो भारतीय संसद है वे ये सभी काम कर सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के गठन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 4। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, जो कि अनुच्छेद 2 में वर्णित है। इसके अलावा नए राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन, जो कि अनुच्छेद 3 में वर्णित है। संविधान यदि इनमें कोई परिवर्तन होता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वह एक साधारण बहुमत से इस ऐसे प्रस्तावों को संसद चाहे तो पास कर सकती है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के गठन से संबंधित कैसा बहुमत चाहिए। तो इसका सही आंसर है, देखिए, साधारण बहुमत। जो राज्यों के नाम, सीमा या किसी में भी परिवर्तन करना हो तो उसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह संसद चाहे तो इसे साधारण बहुमत से पास कर सकती है। साधारण बहुमत का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, साधारण बहुमत का मतलब है कि उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से एक अधिक। देखिए, अगर मान लीजिए उस टाइम संसद में लोग 70 लोग मौजूद हैं तो इसके लिए
उसका आधा सही यानी 35+1 अगर उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो किसी भी राज्य के नाम या सीमा कह सकते हैं क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव को संसद अगर साधारण बहुमत से पास करती है तथा राष्ट्रपति जो होता है उस पर साइन कर देता है तो ऐसा जो प्रस्ताव होता है वो पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य को सृजन किया जाना हो तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर है अनुसूची 1 और अनुसूची 2 दोनों में परिवर्तन होगा, याद रखिएगा इसको। देखिए अनुसूची 1 में परिवर्तन किए होगा तो अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया, यानी संघ क्या है मतलब उसके राज्य क्षेत्र, उसकी सीमा क्या, जैसे यूपी, बिहार, जो भी उसके राज्य हैं सारे, इन सब का वर्णन अनुसूची 1 में किया गया। उनके सीमा किस अधिनियम के द्वारा निर्धारित हुई, इन सब का जो वर्णन है अनुसूची 1 में किया गया है, तो इसीलिए अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा अनुसूची 4 में जो है वो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि यानी राज्यसभा में राज्यों की कितनी सीटों की संख्या होगी वो निर्धारित किया जाता है। इसीलिए मान लीजिए कोई नया राज्य बनेगा तो उसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसीलिए जो अनुसूची 4 है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए 2014 तक भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश। 29वां राज्य कौन सा था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था और उस टाइम भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आता है तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। इस पूरा जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है वो 9 हो जाती है, एक राज्य कम होकर 28 राज्य हो जाता है। लेकिन इसके बाद जनवरी 2020 में जो दमन और दीव और दादर नगर हवेली था उसको एक में मिला दिया जाता है और अब जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए लद्दाख भी है, दिल्ली भी है, पुदुचेरी भी है, ये नागालैंड नहीं है। देखिए वर्तमान समय में जो नागालैंड है उसका जो गठन हुआ था वो 1963 में एक पूर्ण राज्य के रूप में किया गया था और यह भारत का कौन सा राज्य होता है? तो 17वां राज्य बना था, याद रखिएगा ये भी। और लद्दाख का गठन मैंने बताया आपको वो 2019 में किया गया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कराईकल माहेयनम सहित पुदुचेरी फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसियों ने भारत सरकार को किस वर्ष अध्यर्पित किया था, यानी भारत को किस वर्ष इसे सौंपा था? तो इसका सही आंसर है 1954 में। देखिए 1954 में जो फ्रांसीसी थे जब वो भारत से जाने लगे तो भारत से संधि करके जो क्षेत्र थे इसको भारत को सौंप दिया। और देखिए 1962 में जो होता है पुदुचेरी उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। इसके अलावा जो वर्तमान पुदुचेरी उसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं। एक तो पुदुचेरी हो गया, दूसरा एनम, एक कराईकल, ये जो तीनों क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा जो माहे है वो अरब सागर में स्थित है। ये 4 क्षेत्रों से मिलकर जो वर्तमान पुदुचेरी है उसका निर्माण हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर है, मैंने अभी जस्ट आपको भी बताया कि संसद के साधारण बहुमत से, यानी अगर संसद इस प्रकार के विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो वह विधेयक पारित माना जाता है। और इसी के आधार पर देखिए सन 2000 में भारत में 3 नए राज्य बनाए गए थे। एक तो बिहार से झारखंड को अलग किया गया था और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था और उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से अलग किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला कथन है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्य की सीमाओं या नामों में परिवर्तन या फेरबदल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, ये तो सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। हाँ बिल्कुल, विचार करने के लिए जो राष्ट्रपति होता है राज्य विधानमंडलों के पास इसे भेजता है। इसके अलावा इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। इसके पहले जो विधेयक होता है उसको पूर्व में राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर उसको संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है। चौथा है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत कार्य क्षेत्र में आएगी, तो गलत है। देखिए अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन होगा, यानी अनुच्छेद 1 या 2 में जो भी मतलब 2 या 3 में परिवर्तन होगा वह अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी वह संशोधन, यानी जो ऐसा विधेयक होगा संसद चाहे तो साधारण बहुमत से पास कर सकती है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगर भारत का कोई हिस्सा अन्य देश को सौंपना हो तो ऐसा प्रस्ताव संसद में किस प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया जाएगा? तो इसके लिए दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। देखिए जब राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन हो रहा था तो एक प्रश्न बार बार उठा कि मतलब उस टाइम एक केस आया 1960 में, बेरूबाड़ी बनाम संघवाद। 1960 में केस आया था जिसमें जो भारत का एक हिस्सा होता है बेरूबाड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, तो
इस टाइम मतलब ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इसको भारत सरकार जो होती है वो पाकिस्तान यानी उस टाइम का जो पाकिस्तान होता है यानी वर्तमान का जो बांग्लादेश है उसको देती है। तो यह केस जो होता है सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहा जाता है कि मान लीजिए कि ऐसा मान लीजिए संसद को अधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, क्या उसको ये भी अधिकार दिया गया अनुच्छेद 3 के तहत कि किसी वो अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर भारत का कोई हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर किसी अन्य क्षेत्र देश को सौंपना हो तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर यह याद रखिएगा। और विशेष बहुमत का मतलब क्या है कि सदन के कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्य और उपस्थित और मतदान करने वाला का 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर भारत का कोई हिस्सा। और ये भी याद रखिएगा, ये संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नहीं संभव है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो और इसमें मैंने संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।